Hello student, welcome to the class. I प्रोफेसर गुर्दे और आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन पे। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इस माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इन ऑर्गेनिज्म का माइक्रोबायोलॉजी में क्या रोल होता है, माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में कौन साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान इस फील्ड में किस तरह से दिया है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले हमें माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जाने से पहले ये जो शब्द लिखा हुआ है माइक्रोबायोलॉजी, इसके मीनिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें इस टॉपिक का नाम समझ में नहीं आएगा हम आगे बात नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में एक पहला शब्द है माइक्रो, वेरी स्मॉल टू बी अनसीन बाय नेकेड आइज, मतलब अत्यंत छोटा जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। दूसरा इसमें शब्द होता है बायो। बायो मीन्स रिलेटेड टू लाइफ, जीवन से रिलेटेड शब्द होता है। और तीसरा शब्द है लॉजी। लॉजी का मतलब होता है साइंस। तो तीन चीज़ें इसमें, माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो का मतलब अति सूक्ष्म, बायो का मतलब किसी जीव से आशय है इसका, और लॉजी का मतलब साइंस। तो हम सबसे पहले देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन की माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। तो माइक्रोबायोलॉजी एक प्रकार का साइंस है। जैसे आपने बायोलॉजी साइंस पढ़ा है, जूलॉजी, बॉटनी, ये जो डिफरेंट डिफरेंट जो साइंस है, उसी तरह माइक्रोबायोलॉजी भी विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम भिन्न भिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, एक्टिनोमाइसिट्स, माइकोप्लाज्मा, इन सभी छोटे छोटे जीवों का या ऑर्गेनिज्म का हम अध्ययन इस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं। अब ये जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, एक्टिनोमाइसिट्स है, इनको भिन्न भिन्न साइंटिस्ट ने, जैसे हैकल साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अपना एक 5 किंगडम दिया है। तो उन्होंने इन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग क्लासेस में क्लासीफाई कर दिया है। अब माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, बार बार हम शब्द यूज़ करते हैं, टर्म यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका साइज़ अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत छोटा होता है, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। अब बात हम कर रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म है, छोटे हैं, जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर हम इसका अध्ययन किस तरह से करते हैं। तो इनका अध्ययन यदि हमें करना है तो हमें एक युक्ति या उपकरण, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम इन ऑर्गेनिज्म को आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप होता है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप होता है, फ्लूरोसेंट माइक्रोस्कोप होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंतर्गत हमारे पास में ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के माइक्रोस्कोप का यूज़ करके हम इन ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, जब हम इन्हें देख पा रहे हैं, इनका आइडेंटिफिकेशन हम कर पा रहे हैं, तो इन ऑर्गेनिज्म का एक साइज़ भी होता है। तो जिस तरह से हमारे पास में अलग अलग चीज़ों को नापने के लिए उनकी एक डिग्रियाँ बनी होती है, जैसे हम किलोमीटर सुना होगा आपने, मीटर होता है, किलोग्राम होता है, लीटर होता है, ग्राम होता है। तो ये जो अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग जो डिग्रियाँ होती है, उसी तरह से ऑर्गेनिज्म को नापने के लिए भी एक डिग्री होती है, जिसे हम माइक्रोमीटरी टेक्निक की सहायता से हम नाप सकते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होने के साथ साथ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग अलग होती है। अब जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म मोटाइल होता है, कोई नॉन मोटाइल होता है, कोई एरोबिक होता है, कोई एनएरोबिक होता है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उनका कैरेक्टराइजेशन करते हैं। इनकी कुछ केमिकल टेक्निक्स भी होती है, जिसे हम आगे टॉपिक में
पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिवर्सल होते हैं, विश्वव्याप्त होते हैं, अर्थात आप जहाँ जाओगे आपके साथ साथ ऑर्गेनिज्म हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हम सॉइल की बात करते हैं, एयर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, या आप अपने हैंड्स की बात करो या स्किन की बात करो, आपके हेयर की बात करो, आपके क्लॉथ्स की बात करो, यानी आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ पर ऑर्गेनिज्म आपके साथ में रहेगा। अब यही जो ऑर्गेनिज्म है इनकी मुख्य भूमिका होती है हमारे इस एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन करने की। जैसे ही हमारे पास में कुछ चीज़ें होती है, ख़राब सब्जी हो जाती है, सड़ी गली कुछ चीज़ें होती है, इनको डिस्ट्रॉय करने का काम इन्हीं ऑर्गेनिज्म का होता है। यदि ये उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन सबसे अधिक बढ़ जाएगा। तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने में ये अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यदि इनके द्वारा किसी चीज़ को यदि डिस्ट्रॉय किया जाए तो उनमें प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ये सारी चीज़ें डिग्रेड होकर वापस सॉइल और आपके वातावरण में मिल जाती है। अब आगे हम बात करते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे नेचर में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इनमें से कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल होते हैं, अर्थात लाभदायक होते हैं, और इसके अलावा कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ह्यूमंस के लिए हानिकारक होते हैं, जिनसे हानिकारक ऑर्गेनिज्म से हमें किसी प्रकार की डिसीज़ या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है या होता है। आगे हम बात करते हैं कि ये जो इन्फेक्शन या डिसीज़ ह्यूमंस में जो कॉज हो रही है इन हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से, उन ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म या जो ये एजेंट है जो इन्फेक्शन के लिए ह्यूमंस के लिए इन्फेक्शियस होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो शब्द कहा था हमने, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत सभी प्रकार के सूक्ष्मजीव आते हैं। जैसे आप हमने अभी बात की थी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, तो इनमें हम देखते हैं कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स ये ह्यूमंस के लिए हानिकारक भी है और लाभदायक भी। जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। वायरसेस की बात करते हैं, फंजाई की बात करते हैं और पैरासाइट्स की बात करते हैं। तो ये जो एजेंट है ये इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं और इनकी जो खोज है भिन्न भिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। तो हम देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में सबसे पहले साइंटिस्ट एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। तो ये जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है, इन्होंने सबसे पहले रेन वाटर की स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि रेन वाटर यदि गड्ढों में जमा हो जाए तो इनमें कुछ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं ऑर्गेनिज्म को उन्होंने एनिमल क्यूल नाम दिया था। और यही एंटोनी वॉन वे सबसे पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने लिविंग कंडीशन में ऑर्गेनिज्म को अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के द्वारा इन्होंने स्टडी की थी। उसके बाद लुईस पाश्चर आए माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में, और लुईस पाश्चर ने सबसे पहले हमें स्टेरिलाइजेशन के बारे में बताया था। ये जो लुईस पाश्चर है एक केमिकल अल्कोहल इंडस्ट्री में इनका वर्कआउट था, जिसमें उन्होंने हमें सबसे पहले पाश्चराइजेशन के बारे में बताया था। मिल्क जब ख़राब हो जाता था तो इन्होंने पाश्चराइजेशन टेक्निक की सहायता से उस मिल्क को स्टेरिलाइज करके उसमें प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके रिमूव कर दिया था। उसके बाद रॉबर्ट कोच आए, और रॉबर्ट कोच ने हमें सबसे पहले बताया कि ह्यूमन बीइंग में ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी नामक डिसीज़ कॉज होती है, और यह डिसीज़ एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज की जाती है, जिस बैक्टीरिया का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इनके द्वारा बताया गया। अब ह्यूमंस में होने वाली जो ट्यूबरकुलोसिस डिसीज़ है, इस डिसीज़ और इस ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले हमें रॉबर्ट कोच सर के द्वारा बताया गया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब उसके पश्चात सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आए माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के अंतर्गत,
और सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमें सबसे पहले बताया था कि पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक पेनिसिलियम नोटाटम नामक ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। अब इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट लगाया और उस एक्सपेरिमेंट से उन्हें पता चला कि कोई पेनिसिलियम नोटाटम नामक एक फंजाई होता है, उसके हेल्प से हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और यह जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, इसका यूज़ इनके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों के ऊपर किया गया। उसके बाद हमारी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में वे साइंटिस्ट आए जिन्होंने हमें ऐसी ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताया जिससे हमारी माइक्रोबायोलॉजी और अधिक यूज़फुल हो गई, जिसमें सर एडवर्ड जेनर आए और एडवर्ड जेनर ने हमें सबसे पहले वैक्सीनेशन, जिसे हम हिंदी में टीकाकरण बोलते हैं, टीकाकरण टेक्निक को सबसे पहले इन्होंने हमें बताया। इनकी इस डिस्कवरी के कारण विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसे कि छोटे बच्चों में इम्यून पावर बहुत कम होता है, तो यदि उन छोटे बच्चों में वैक्सीन का यूज़ किया जाए उनकी बॉडी में, तो हम उनकी बॉडी की इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आइवेनोस्की नामक साइंटिस्ट आए। इन्होंने हमें सबसे पहले बताया कि टोबैको में जो डिसीज़ कॉज होती है टोबैको प्लांट्स में, वह डिसीज़ टोबैको मोज़ेक वायरस के द्वारा उत्पन्न होती है। इसी तरह से इस हिस्ट्री के अंतर्गत क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट आए और हमें क्रिश्चियन ग्राम ने बताया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन्हें यदि स्टेनिंग टेक्निक की सहायता से स्टेन किया जाए तो इनकी पहचान और अधिक आसान हो जाती है, जिसकी सहायता से उन्होंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म को यदि हम स्टेन करते हैं और यदि उनके रिजल्ट में हमें वायलेट कलर प्राप्त होता है, तो हम उस बैक्टीरिया को बोल सकते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और यदि उसका कलर हमें पर्पल दिखाई देता है, तो हम कह सकते हैं कि वह बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। धन्यवाद।